नमस्कार दोस्तों। आज हमारा ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद में आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हम फिर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है बच्चों राहुल सहराथिया और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बच्चों, जैसे यहाँ पे गिवन है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार आपके दिए गए थे, ठीक है। तो प्रारंभ के अंदर पूछ रहे बच्चों, पहली बात तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पूछा कब है भी। एक तो आपसे ये पूछा जाए कि अब कितने हमारे पास में मौलिक अधिकार है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर अब नहीं पूछा, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, शुरुआत के अंदर प्रारंभ के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, शुरुआत के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हमारे पास में 7 हुआ करती थी, ठीक है, 7। तो 7 मौलिक अधिकार पहले हुआ करते थे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए पहली बात तो कि सब मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। मौलिक अधिकार बच्चों देखो 6, अब हमारे पास में 6 है, पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है। तो ये 6 अब हमारे पास में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे आप बोलते हो फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जैसे पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हो गया, और हमारे पास में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो ये 6 हमारे पास मौलिक अधिकार है अभी फिलहाल। तो पहले 7 हुआ करते थे, और 7वें नंबर का कौन सा था उस टाइम, 7वें नंबर का था संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको कैंसिल कर दिया गया। और जब वो कैंसिल किया गया था, वो कैंसिल कब किया गया था बच्चों, वो आपका ये संशोधन आता है 44वां संशोधन, ठीक है। तो भारतीय संविधान का 44वां संशोधन, और वो हुआ कब था आपको ये भी क्लियर होना चाहिए आपका 1978 के अंदर बच्चों। 1978 के अंदर जो आपका 44वां संशोधन हुआ था, उसके अंदर क्या कर दिया था, जो संपत्ति का अधिकार उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया था और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया था, ठीक है। तो कानूनी अधिकार बन गया है वो, मतलब इसका मतलब क्या है कानूनी अधिकार का। जैसे मान लेते कि सरकार को कोई ज़मीन चाहिए, सरकार को अगर किसी भी कार्य के लिए ज़मीन चाहिए तो सरकार वो ज़मीन खरीद सकती है, ठीक है। तो वो ज़मीन आपको फिर देनी पड़ेगी सरकार को, उसका जो भी रेट होगा वो सरकार आपको देगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार बना दिया है आपका कौन से संशोधन के अंदर, आपने याद रखना है 44वें संशोधन के अंदर बनाया है। और 44वें संशोधन वो आपका संशोधन हुआ कब था, 1978 के अंदर हुआ था ये, ठीक है। तो ये आपके अब कितने हमारे पास में, पहले कितने बच्चों 7 थे, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास में 7, और अभी फिलहाल कितने हो गए हमारे पास में 6 हो गए हैं 44वें संशोधन के बाद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है। तो देखो बच्चों, ये आपके मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इसे, और जो मैंने पहले पढ़ा था ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी, तो फंडामेंटल जो कर्तव्य अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के अंदर बच्चों, ये हमारे पास में अभी 11 है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के हमारे पास में जो आर्टिकल 51 से 51 का कै के अंदर है बच्चों ये, ठीक है। 51 का कै बोल दो या इंग्लिश के अंदर बोल दो 51 का ए। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 51 के ए के अंदर आपके मूल कर्तव्य का उल्लेख है, और कितने हमारे पास में कर्तव्य है 11 है, ठीक है। तो पहले बच्चों देखो इसके अंदर ना 10 हुआ करते थे, ये भी 11 शुरुआत में नहीं थे। शुरुआत में कितने थे हमारे पास में 10 थे। और ये 10 भी कब आए थे, ये 10 आए थे बच्चों, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, ये 10 आपके 42वें संशोधन के अंदर आए थे। भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन मैंने आपका पार्ट नंबर 1 के अंदर बताया था कि ये आपका 1976 के अंदर हुआ था। तो 1976 के अंदर जो 42वां संशोधन हुआ था, उसके अंदर एक ये काम भी हुआ था कि हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 51 के ए के अंदर। तो ये 10 जोड़े गए थे बच्चों पहले, ठीक है। तो 10 के बाद में जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में आया था, 11वें नंबर वाला मौलिक कर्तव्य। और 11वें नंबर वाला मौलिक कर्तव्य आपका भारतीय संविधान के 86वां संशोधन के अंदर आया था, जो 2002 के अंदर हुआ था, ठीक है, 86वां संशोधन। और 86वें संशोधन के अंदर 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य ये आया था कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाएं, उनको आपका शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो शिक्षा का अवसर प्रदान करना है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, वो हमें कौन सा संशोधन के अंदर 86वां संशोधन। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 8 और 6 कितना हो गया 14, ठीक है। मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना, 86वां संशोधन और 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। ये हमारा मूल कर्तव्य 11वें नंबर का। और टोटल कितने हो गए हमारे पास में, टोटल कितने हैं 11 हैं, ठीक है। उसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें बताना है कि यहाँ पे रिक्त स्थान के ऊपर क्या आएगा। अधिकार कर्तव्य, जो अधिकार है वो कर्तव्य वो क्या करता है, बाधित करता है, नहीं बाधित नहीं करता, मतलब रोकता नहीं, ये नहीं आएगा। क्या विरोध करता है, विरोध में नहीं करता, इसका आंसर आएगा बच्चों जो अधिकार होते हैं वो कर्तव्यों के अंदर निहित होते हैं, ठीक है, निहित इसका आंसर आएगा। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि इसका निहित का मतलब क्या है। जैसे मान लेते भी आप किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो तो आप अपने धर्म का पालन करोगे, ठीक है, तो आप अपने धर्म का पालन करोगे, उसके साथ में आपका ये कर्तव्य बनता है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसको भी उसके धर्म का पालन करना दिया जाए, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है, कि दूसरे व्यक्ति भी फिर इस धर्म का किसी भी धर्म का पालन करे, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है ये चीज़ कि जो अधिकार होते हैं वो कर्तव्य के अंदर क्या होते हैं बच्चों, निहित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, या हमारे पास हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ये आए हुए क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनके अलावा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम के अंदर आया हो और यहाँ पे मैंने डिस्कस ना किया हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे दे रखा है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। भाई स्वतंत्रता देखो वैसे तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी के पास में होता है, बट फिर भी इसको कुछ केस के अंदर कुछ कारणों के अंदर सीमित किया जा सकता है, और वो किसके द्वारा, कानून के द्वारा। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। वह कानून के द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है। सीमित आपका हर टाइम नहीं किया जाता, ये कुछ केस के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। कभी हमारे पास में जैसे आपकी इमरजेंसी लग गई है, ठीक है, भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी, तो नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो आपका फंडामेंटल राइट सबको पता खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 20 और 21 आपके 2 आर्टिकल ऐसे हैं फंडामेंटल राइट्स के जो खत्म नहीं होते, बट इसके अलावा सभी खत्म हो जाते हैं। तो सीमित करने का अधिकार होता है, और सीमित करने का अधिकार आपका कानून के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों यहाँ पे कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। तो देखो जो मूल कर्तव्य मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे क्वेश्चन जो इस पिछली स्लाइड के अंदर कि जो मौलिक कर्तव्य पहले 10 ऐड किए गए थे, ठीक है। तो पहले जो 10 ऐड किए गए थे मैंने बताया आपके 42वें संशोधन के अंदर, और 42वें संशोधन कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, 1976 आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो हमारे पास में जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर है। तो देखो बच्चों भाग पूछ रहा है ये कि भाग कौन सा है। भारतीय संविधान के अंदर देखो आर्टिकल जो आपका आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आपका 4 है, 1 से लेकर 4 ये भाग नंबर 1 बनाता है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर आपका 5 से लेकर और जो 11 है ये आपका भाग नंबर 2 बनाता है, जिसके अंदर सिटीजनशिप का उल्लेख है 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर और आपका आर्टिकल नंबर 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये आपका भाग नंबर 3 बनाता है। इसके अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन, ठीक है, भाग 3 के अंदर, भाग नंबर 3 के अंदर आपके जितने मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख है। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख बच्चों 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल भारतीय संविधान के उसके अंदर इस चीज़ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद में एकाधिक मताधिकार का तंत्र का मतलब क्या होता है हमें ये बताना है यहाँ पे। एकाधिक मताधिकार का मतलब, ठीक है, देखो बच्चों जैसे नाम से क्लियर है, अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक जिसको वोट डालने का अधिकार हो, ठीक है, ऐसा सिस्टम ऐसा तंत्र। तो भारत के अंदर तो देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर एक से ज़्यादा वोट डाल सको, बट यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर पहले हुआ करता था। ब्रिटेन के अंदर क्या था, एक ही व्यक्ति एक से ज़्यादा वोट डाल सकता था। और एक से ज़्यादा कैसे, जैसे मान लेते कि वो किसी भी ज़िले से बिलोंग करता है और उसके पास में संपत्ति दूसरे ज़िले के अंदर भी है, तो दूसरे ज़िले के अंदर उसके पास में संपत्ति है ना, तो इस योग्यता के आधार पर वो उस ज़िले के अंदर भी वोट डालेगा, ठीक है। तो जिस ज़िले के अंदर रहता है वहाँ पर तो डाल ही डालेगा, और जिस जिस ज़िले के अंदर वो जहाँ पे उसकी संपत्ति है तो उस ज़िले के अंदर भी वोट डाल सकता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक से अधिक वोट देना, और इसका मतलब क्या हुआ, एकाधिक मताधिकार। तो ऑप्शन बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन बनेगा आपका सी, 7th का सी बनेगा कि पत्रित वोटर
एक वोट देगा, ठीक है। एक वोट तो सभी देंगे, ठीक है। अगर जिसके पास में योग्यता ये ज़्यादा है, क्या योग्यता कि उसके पास में जो प्रॉपर्टी है दूसरे जिला या दूसरे स्टेट के अंदर, दूसरे राज्य के अंदर रखी हुई है, तो उस राज्य के अंदर अगर वोट पड़ते हैं तो वहाँ पे वोट डालने का अधिकार उसको होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता, ठीक है, विशेष योग्यता मैंने बता दी ना प्रॉपर्टी वाले, ठीक है, वाले वोटर एक से अधिक वोट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये पूछ रखा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आंसर आएगा आपका आर्टिकल नंबर 6, ठीक है। तो बच्चों देखो, पाकिस्तान से अगर जो भी भारत पाकिस्तान के जो व्यक्ति है जो भारत के अंदर आए थे, ठीक है, उसका उल्लेख आपका आर्टिकल नंबर 6 के अंदर मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो बच्चों क्या पूरा, पहली बार तो जो आर्टिकल का उल्लेख जो हमारे पास में नागरिकता का जो उल्लेख है वो आपको बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के अंदर है, ठीक है। भारतीय संविधान का 5 से लेकर 11 आर्टिकल, और ये भाग नंबर कौन सा बनेगा? 2 बनेगा। आर्टिकल बनेंगे 5 से लेकर 11, ठीक है। तो इसके अंदर नागरिकता का उल्लेख है, ठीक है। तो नागरिकता का उल्लेख यहाँ पे है, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि यहाँ पे 1948 के बाद, ठीक है, भारत 47 के अंदर आज़ाद हुआ था, बट ये 1948 है। वह 1948 से पहले की बात है, ठीक है। वह 1948 से पहले जितने भी पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो भारत के अंदर आ गए थे तो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। यह आपका अनुच्छेद नंबर 6 के अंदर इसका उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी, ठीक है। एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो देखो बच्चों, निजता का अधिकार, निजता का मतलब क्या होता है? पहली बात तो निजता का मतलब होता है प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी मतलब आपकी कोई भी पर्सनल चीज़, कोई भी पर्सनल चीज़ें हैं आपकी, तो पर्सनल चीज़ें आप पब्लिश करो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं। आपकी प्राइवेट चीज़ आप किसी को बताओ ना बताओ वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये निजता के अधिकार के अंदर आती है, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 बच्चों वैसे है आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण का मतलब यहाँ पे होता है जिंदगी, जिंदगी को जीने का अधिकार है। और यहाँ पे दैहिक का मतलब क्या होता है? दैहिक का मतलब यहाँ पे दैहिक के अंदर ही निजता का उल्लेख है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर निजता का अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आर्टिकल नंबर 21 अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर बनता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, ठीक है। तो आपको जो पार्ट नंबर 1 के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 32 के अंदर मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ उसका, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनको सुरक्षित रखता है, ठीक है। और सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे इसके अधीन में 5 रिट जारी होती है, वो उसके नाम मैंने आपको बता दिए थे। तो ये आपका एक बेसिकली क्या है? एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हमारे भारत के अंदर मैंने आपको बताया है अभी। मौलिक अधिकार हमारे पास में कितने हैं बच्चों? मौलिक अधिकार 6 है, पहले 7 थे, वो एक कैंसिल हो गए, फिर कितने हो गए हमारे पास में? 6 मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो देखो बच्चों, वैसे समता का जो हक है, समता मतलब समानता, समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है, ठीक है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार बिल्कुल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक आज़ादी का उल्लेख भी आपके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंदर है। 6 के 6 मौलिक अधिकारों के अंदर, इस 6 के अंदर इसका नंबर भी आता है, धार्मिक आज़ादी का, समता का भी आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का हक बोल दो आप, इसका भी उल्लेख आता है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर है, ठीक है। सभी को शिक्षा का उल्लेख, इसका भी बच्चों वैसे ना यहाँ पे शिक्षा का जो उल्लेख है ना वो आपका, और जो हमारे पास में शिक्षा का उल्लेख है वो उसी उल्लेख आपका 8 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों में वैसे तो, ठीक है। 8 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका उल्लेख है कि उनको शिक्षा प्राप्त दी जाए, ठीक है। 8 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों। तो यहाँ पे वैसे तो देखो बच्चों ऑप्शन सभी ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन भी बनेगा, सेकंड भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा, ठीक है, फोर्थ भी बनेगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन बनेंगे, आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना भी चारों के चारों ऑप्शन ही ठीक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष
विधि का मतलब क्या होता है बच्चों, कानून, ठीक है। और समक्ष का मतलब क्या होगा, उसके सामने, समता, समता का मतलब समान, भाई कानून के सामने सभी को समान नज़र से देखा जाएगा। इस चीज़ का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर, ठीक है, डिस्कशन किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 14 यही कहता है बच्चों, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। मतलब आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ठीक है। तो हिंदू है तो उसको भी उसी नज़रिए से देखा जाएगा, ठीक है। जो आप मुसलमान को देखते हो, या मुसलमान को भी उसी नज़रिए से देखा जाएगा जैसे हिंदू को देखा जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में, ठीक है, कानून के सामने। तो यहाँ पे उसका उल्लेख आपका कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13, भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, या सरकार का अध्यक्ष होता है, या राज्य और सरकार दोनों का होता है। देखो बच्चों, सरकार का जो अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है सरकार का। तो राज्य का अध्यक्ष होगा, देखो राज्य का मतलब यहाँ पे बच्चों, राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, भारत, ठीक है, पूरा इंडिया। तो इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिया, ठीक है। तो भारत का जो अध्यक्ष है, भारत का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यहाँ पे राज्य नहीं है, वैसे राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो तो राज्यपाल होता है, बट इस प्रश्न के अंदर राज्य का मतलब राज्य ना होकर, स्टेट ना होकर के यहाँ पे पूरा भारत है, ठीक है। तो भारत का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें बताना है यहाँ पे, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तो 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा। भाई वो अपने सहमति को रोके रखता नहीं। देखो बच्चों, बिल देखा जाता है कि बिल कौन सा है, और ये बिल कौन सा है, संविधान संशोधन बिल है। और संविधान संशोधन बिल का जो जिक्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के अंदर जिक्र है। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा है, 368 के अंदर उल्लेख है। ये है क्या, संविधान संशोधन बिल। भाई संविधान संशोधन मतलब भाई संविधान के अंदर संशोधन करना हो, मतलब सुधार करना हो, संविधान के अंदर कुछ भी सुधार करना हो, हमें मौलिक कर्तव्य कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, या फिर हमारे पास में मौलिक अधिकार को कम करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है। तो उसके लिए बिल आता है, और उस बिल का नाम क्या है, संविधान संशोधन बिल होता है। 368 आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है। तो जो संविधान संशोधन बिल जो आता है ना बच्चों, इसकी खासियत ये होती है, जब ये राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति इसके ऊपर बाध्य होता है, उसको सहमति देनी जरूरी होती है, ठीक है। ये बिल एक स्पेशल बिल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन क्या बनेगा, 4th ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये नहीं होगा, पुनर्वचन नहीं कर सकता वो, सहमति को रोक नहीं सकता, ठीक है, और 6 महीने से अपने पास में ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ है, 4th जो आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, वो सिर्फ संविधान संशोधन बिल के ऊपर बनेगा बच्चों। कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो इसके ऊपर वो मतलब रख भी सकते हैं, ठीक है, कुछ बिल ऐसे होते हैं, बट संविधान संशोधन बिल के ऊपर क्या होगा, वो सहमति देगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों के अंदर भरना जरूरी होता है। यहाँ पे टाइम पूछ रखा है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, किसी भी कारणवश खाली हो जाए, भाई राष्ट्रपति की बाई चांस डेथ हो गई है, ठीक है, मान लेते हैं राष्ट्रपति का पद खाली ही हो गया है, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है या राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, तो उसको फिर दोबारा कब तक भरा जाएगा, तो कब तक भरना चाहिए। तो प्रश्न का आंसर आता है बच्चों 6 महीने, ठीक है। तो 6 महीने का जो टाइम होता है इसका मैक्सिमम, 6 महीने के अंदर अंदर इसको भर देना चाहिए, इसका ये फिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो आपने ये डायरेक्टली याद करना है, 6 महीने का टाइम होता है इसका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 मंथ, ठीक है। 14 क्वेश्चन का आंसर 6 मंथ हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछ रखा है यहाँ पे कि भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए अधिकतम सीमा है कोई। भाई राष्ट्रपति बनने के लिए देखो बच्चों, कम से कम आयु का प्रावधान तो है, और कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आयु कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है भारत के अंदर, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर ये चीज़ नहीं मेंशन है कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु की, चाहे वो 60 वर्ष का हो, चाहे वो 70 वर्ष का हो, चाहे 100 वर्ष का हो, चाहे 300 वर्ष का हो, ठीक है। जब तक वो राष्ट्रपति बनना चाहे, ठीक है, जब तक उसको वोट मिलते हैं तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, भी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 ये है, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
तो बच्चों पहले बात तो आपको ये पता हो कि महान्यायवादी होता क्या है, जिसकी नियुक्ति जो होती है महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग ये पद होता है आपका महान्यायवादी बेसिकली। ठीक है, भारत के अंदर की ये पद होता है और ये पद आपका आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 76। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे महान्यायवादी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा पद होता है, एक कानूनी पद होता है बच्चों। ये आपका सबसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन सा होता है, विधि मतलब कानूनी, और सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन सा होता है, आपका महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके पास में काफ़ी पावर होती है, जैसे ये संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी संसद के अंदर बैठ सकता है। ठीक है, तो महान्यायवादी लोकसभा के अंदर जाके बैठ सकता है, हालांकि लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के अंदर जाके बैठ सकता है, और जैसे ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, फिर भी ये बैठ सकता है। तो इसके पास में काफ़ी पावर होती है। ये आपका सिविल अधिकारी होता है। ठीक है, भारत सरकार का, और भारत सरकार का वकील भी आप इसको बोल सकते हो महान्यायवादी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखना इसका 76। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें ये बताना है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तो लड़ा था बट वो हार गए थे। ठीक है, हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसने राष्ट्रपति के लिए चुनाव तो लड़े थे बट वो हार गया था। तो प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत क्या थे, ये हार गए थे। एक्चुअली ये कब हारे थे, जब राष्ट्रपति हमारी जो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल, तो प्रतिभा देवी पाटिल जब राष्ट्रपति बनी थी तो उसके साथ में कौन खड़े थे, भैरव सिंह शेखावत खड़े थे। तो भैरव सिंह शेखावत तो हार गए थे और राष्ट्रपति कौन बना था, प्रतिभा पाटिल बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें ये बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कि ऐसा उपराष्ट्रपति कौन है जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो क्वेश्चन का आंसर आता है यहाँ पे बच्चों वीवी गिरी। तो वीवी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और ये इन्होंने ना उपराष्ट्रपति का पद छोड़, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था राष्ट्रपति बनने के लिए। और जैसे इन्होंने पद छोड़ा था ना, और जैसे चुनाव लड़े इन्होंने, तो ये जीत भी गए थे। ठीक है, और जीतने के बाद में इनको भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त है। चौथे नंबर के राष्ट्रपति यही बने थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। भाई उपराष्ट्रपति किस चीज़ का अध्यक्ष होता है, किस चीज़ का पदेन अध्यक्ष होता है, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा राज्यसभा। जैसे हमारे पास में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो स्पीकर होता है, बट राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है बच्चों वो स्पीकर नहीं होता, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, अलग से इसके चुनाव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लोकसभा की तरह। भाई लोकसभा के अंदर तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, बट राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य नहीं चुनेंगे और उसके अलग से इलेक्शन होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के अलग से बच्चों क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमें ये बताना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अध्यादेश कितने समय के अंदर पारित करना होता है। ठीक है, पास करने के समय पूछ रखी है। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। ठीक है, वे अध्यादेश का मतलब क्या होता है बच्चों, पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अध्यादेश क्या होता है, वे एक आपका टेम्परेरी कानून होता है। ठीक है, टेम्परेरी कानून मतलब आपका अस्थायी कानून होता है। अस्थायी कानून कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। और कब बनाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से क्या करता है, फिर कोई भी कानून बना सकता है, उसको हम टेम्परेरी कानून बोलते हैं, मतलब अध्यादेश से वो कानून बना है। ठीक है, तो जैसे ही वो कानून तो बन गया, बट जैसे ही संसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर वहाँ पे सदस्य आएंगे, तो सदस्य जैसे ही आएंगे तो उन सदस्यों को 6 सप्ताह के अंदर वो अध्यादेश पारित करना होता है। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर अगर वो पारित हो गया
ठीक है, तो वो कानून आगे रहेगा। अगर पारित नहीं हुआ तो वो अध्यादेश, वो कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समय सीमा पूछ रखी है कि उस अध्यादेश की समय सीमा क्या है कि उसको कितने दिनों के अंदर पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, 6 सप्ताह आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अध्यादेश का प्रभाव कितने दिनों तक रह सकता है, तो फिर आंसर आता है आपका 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अध्यादेश का प्रभाव नहीं पूछ रखा, अध्यादेश की यहाँ पे सीमा पूछ रखी है, और सीमा क्या है बच्चों, 6 सप्ताह आएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछ रखा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वहाँ उसको जीतने के लिए, ठीक है, जो प्रत्याशी है उसको जीतने के लिए कितने वोट कम से कम प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 50% से अधिक। ठीक है, कम से कम वोट कितने चाहिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए, जितने भी वोट डाले गए हैं, वे जितने वोट डाले गए हैं उसका 50% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, एक ज़्यादा होना चाहिए, आपका 50% भी है तो काम नहीं चलेगा, 50% से ज़्यादा होने चाहिए। 50% से चाहे एक वोट ज़्यादा हो चाहिए। ठीक है, 50% से चाहे प्लस हो कितना, चाहे एक वोट ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा। कभी काफ़ी बच्चे सोचते सर 50% होता है, नहीं, 50% नहीं होता, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 22 का 4th ऑप्शन आएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पूछ रखा है कि सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हमें बताने हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते। तो देखो बच्चों, पहली बात तो राष्ट्रपति प्रणाली पूछ रहा है ये। ठीक है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन, तो राष्ट्रपति प्रणाली भारत के अंदर तो है ही नहीं बच्चों। राष्ट्रपति प्रणाली कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर है। ठीक है, यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर आपकी राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, राष्ट्रपति प्रणाली का मतलब ये होता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा। मतलब किस चीज़ में, राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर भी राज्य के अंदर भी शासन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और देश के अंदर भी शासन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। दोनों जगह शासन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसे में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जितने भी मंत्री वगैरह वगैरह बनाता है वो पूरे अमेरिका के अंदर से किसी भी व्यक्ति को बना सकता है, चाहे उसने इलेक्शन लड़ा हो, चाहे उसने इलेक्शन ना लड़ा हो। ठीक है, उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग केस है, ये ऐसा भारत के अंदर नहीं होता। तो इस केस के अंदर यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, भाई विधानसभा के दोनों सदस्यों से लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते। ठीक है, किसी को भी बना सकता है, केवल लोकसभा के होते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आएगा कि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन क्या होता है, कोई भी मंत्री वगैरह वगैरह बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाता है। और ये कहाँ पे होता है, देश कौन सा बताया मैंने आपको, अमेरिका के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन के अंदर है कि वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो देखो बच्चों, वित्त आयोग आपका फाइनेंस कमीशन है, और फाइनेंस कमीशन का जो जिक्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 के अंदर इसका जिक्र है। ठीक है, 280 आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। देखो बच्चों, वैसे ना वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। जैसे 5 साल पूरी हो जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति इसकी दोबारा से क्या करेगा, इस आयोग की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इस आयोग के अंदर 5, यहाँ पे वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, और इसके अंदर सदस्य भी बच्चों कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, वित्त फाइनेंस कमीशन के अंदर सदस्य भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 5 के 5 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र है, 280 आर्टिकल नंबर के अंदर इसका क्या है, जिक्र है। और वित्त आयोग क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी टैक्स की दरें कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो वो काम किसका होता है बच्चों, वित्त आयोग का काम होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर है, यहाँ पे पूछ रखा है कि भारत के राष्ट्रपति किस अवस्था के अंदर आपका राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी का जिक्र है बच्चों। आपका ये राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी,
और भारत के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी है उसका उल्लेख है आपका आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो करेगा बच्चों, ठीक है, करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। बट ये पूछ रखा प्रश्न के अंदर किसकी लिखित सिफारिश से करेगा, तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर होगा बच्चों मंत्री परिषद, ठीक है। संघ का जो मंत्री परिषद होगा, भारत का जो मंत्री परिषद होगा उसकी सिफारिश है। मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है भाई, जितने भी मंत्री है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो जितने भी मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री जितने भी होते हैं संघ के, भारत के, ठीक है, उन वो मंत्री अगर लिखित के अंदर आपके सिफारिश कर देते हैं तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, फिर आपकी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देगा आर्टिकल नंबर 352 के तहत। उसके बाद में बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, क्या भारत के अंदर अभी तक 352 आर्टिकल के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है, तो बिल्कुल हुई है। 3 बार हुई थी बच्चों, ठीक है। भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। कब कब, 1962 के अंदर लगी थी एक तो, ठीक है, उसके बाद में 1971 के अंदर लगी थी, ठीक है, और उसके बाद में 1975 के अंदर लगी थी। 3 बार नेशनल इमरजेंसी भारत के अंदर लग चुकी है, ठीक है। तो आपने याद कर रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि आपकी एक या एक से अधिक राज्य विधानसभा, ठीक है, जो राज्य के अंदर विधानसभा होती है, अगर वो भंग हो जाए, ठीक है, भंग का मतलब क्या होता है बच्चों, भंग का मतलब अगर वो खत्म हो जाए, ठीक है, विधानसभा नहीं रही, ठीक है, वहाँ पे एमएलए नहीं रहे, मुख्यमंत्री का पद है वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं रहा, ठीक है, विधानसभा भंग हो गई है, तो क्या उस केस में राष्ट्रपति के जो पद है उसके लिए चुनाव होंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्यों पूछ रखा है ऐसा, कि क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, राष्ट्रपति के वोट डालने के लिए विधानसभा के सदस्य भी जाते हैं, ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के वोट डालने के लिए जाते हैं, तो इसलिए पूछ रखा है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो आएगा बच्चों जी हाँ, ठीक है भाई, जी हाँ चुनाव किया जा सकता है, ठीक है भाई। मान लेते किसी भी कारणवश, जैसे मान लेते हरियाणा, और हरियाणा के अंदर मान लेते भी किसी कारणवश से यहाँ पे आपकी स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, हरियाणा के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। तो हरियाणा के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा के एमएलए अगर वोट वोट आपके नहीं डाल सकते तो आपके राष्ट्रपति का चुनाव होंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव बिल्कुल होंगे। हरियाणा को छोड़कर और जितने भी राज्य है वे सभी राज्य के सदस्य क्या वहाँ पे वोट डालने जाएंगे। सदस्य कौन से, आपके एमएलए, ठीक है, यहाँ पे एमएलए। तो आपको पता है यहाँ पे जो राष्ट्रपति के वोट डालने का अधिकार किसे, मैं आपको बता चुका हूँ ये, और वो कौन है, एमपी, ठीक है। एक तो क्या होता है हमारे पास में एमपी, और एमपी के बाद में क्या होता है हमारे पास में एमएलए और एमपी क्या जाते हैं, राष्ट्रपति के वोट डालने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 26 का ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 27, और 27 क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो जाए, ठीक है, कोई भी विवाद हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो उसका निर्णय कौन करेगा। तो निर्णय करने की पावर किसके पास में बच्चों, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत के अंदर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है, ये अपने याद करना सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये होता क्या है भाई, आपसे अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, भारत के अंदर अभी हमारे पास में बच्चों 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, कितनी, 3, कौन कौन सी। एक तो हो गया हमारे पास में IAS, ठीक है, IA और हमारे पास में S, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है I, और फिर आती है P, और फिर हमारे पास में I, इंडियन पुलिस सर्विस, और पहले वाला क्या हो गया था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चों हमारे पास में IFS, ठीक है, IFS, और IFS का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडियन आपका फॉरेस्ट सर्विस बच्चों, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन नहीं होगा, यहाँ पे एफ का मतलब फॉरेन नहीं है, एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये 3 जो पोस्ट होती है, जो 3 पद हमारे पास में, ये आपके क्या है, भारत की अखिल भारतीय सेवाएं होती है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जितने पद होते हैं, आपका IAS जो पद है, IPS जो पद है, IFS जो पद है, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी पद हमारे पास में, ये आपका राज्य सरकार के लिए भी काम करेंगे और आपका केंद्र सरकार के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर है यहाँ पे
कि संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और आपका बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, नियुक्ति कौन कर सकता है उनको ही, और या फिर हटाना चाहे तो हटा कौन सकता है। ठीक है, अधिकारियों को, राजपत्रित अधिकारियों को। अब राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको महान्यायवादी। महान्यायवादी आपका आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग आता है, तो एक राजपत्रित अधिकारी है। जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी आपके क्या आते हैं, राजपत्रित अधिकारी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी पद हैं उनकी नियुक्ति और बर्खास्त कौन, आपका बर्खास्त कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति करेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 30, और क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र को आयोजित और स्थगित करता है। ठीक है भाई, संसद के सभी सत्र, और मैंने आपको बताया है आपके पार्ट नंबर 1 के अंदर कि सत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और आपका शीत सत्र। ठीक है, 3 प्रकार के सत्र होते हैं। ये आपके राष्ट्रपति किसके परामर्श से आयोजित और स्थगित करेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश से ये क्या करता है, आयोजित करता है और स्थगित भी करता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन का आंसर आपका आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि क्या होता है बच्चों, ये आपको इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखो 2 चीज़ें होती है बच्चों, एक तो होता है आपका समेतिक निधि, मतलब आपका संचित निधि, और संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 266 के अंदर है। ठीक है, 266 के अंदर, और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलेगा आपको, इसका उल्लेख मिलेगा आपको 267 के अंदर, आकस्मिक निधि का उल्लेख। ठीक है, ये इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है, आपका इमरजेंसी फंड होता है, और यहाँ पे इसके ऊपर पावर जो होती है, सारी की सारी पावर किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आकस्मिक निधि आएगा। ठीक है, और समेकित आपका निधि के अंदर से 266 आर्टिकल के जो तहत है, इसके अंदर से अगर कोई पैसा निकालना हो तो वो पैसा निकालने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति के केस में यहाँ पे कौन सा, आपका 4 आकस्मिक निधि। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसे है, तो आंसर आएगा आपका तीसरा ऑप्शन, संसद। ठीक है, संसद के अंदर जो 2 सदन होते हैं बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और कैसे हटा सकते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 61 के अंदर है। 61 के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसीजर का उल्लेख है, आपका महाभियोग का उल्लेख है। और महाभियोग क्या होता है, महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है आर्टिकल नंबर 61 के अंदर कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, और इसको कौन हटाएगा, संसद के दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा और राज्य, वो दोनों हटाएंगे। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, संसद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर कि यहाँ पे पुट कर रखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है, उनको हटा कैसे सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंदर मतलब जितने मंत्री है, तो मंत्री को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, ठीक है, कैसे हटाएगा वो हटाएगा प्रधानमंत्री की सहायता से। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर बोलेगा तभी वो किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। जैसे कोई आपका वित्त मंत्री है, अगर वित्त मंत्री को उसके पद से हटाना तो हटा सकता है, प्रधानमंत्री कहेगा तभी राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी हो जाएगा, तीसरा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर पूछ रखा है कि संघ सरकार, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आएगा राज्य सरकार के परामर्श से। ठीक है, राज्य सरकार से सलाह करेगा, उससे परामर्श करेगा। अगर राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार का काम हमें दे दो, तो वो केंद्र सरकार का काम फिर उसे राष्ट्रपति दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को, गैर संसद सदस्य का मतलब क्या है कि वो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, को संसद का संबोधित करने का अधिकार है। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों महान्यायवादी। मैंने आपको बताया इससे पहले कि आपका आर्टिकल नंबर 76 के अंदर महान्यायवादी का उल्लेख है। ये आपका एक विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है। ये संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी संसद के किसी भी सदन के अंदर बैठकर वहाँ पे भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है। ठीक है, तो इसके पास में पावर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 है हमें ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर
कि जो विधेयक है आपके निम्नलिखित में से किसके विधेयक केवल सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही आएंगे। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे काफ़ी बिल होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के बिल होते हैं। तो बिल देखा जाता है कि कौन सा बिल सबसे पहले लोकसभा के अंदर आएगा, कौन सा बिल सबसे पहले राज्यसभा के अंदर आएगा। कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो सबसे पहले लोकसभा के अंदर आएंगे, और कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो आपके सबसे पहले राज्यसभा के अंदर आएंगे। ठीक है, कुछ भी बिल ऐसे भी होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा आपका वित्त विधेयक, फाइनेंस जो बिल है। ठीक है, वित्त विधेयक जब भी आता है राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा, और राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, लोकसभा के अंदर ही आता है बच्चों ये, उसके बाद में राज्यसभा के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, वित्त विधेयक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए कम से कम न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम आयु है बच्चों वो कितनी है, 25 वर्ष है। ठीक है, कितनी है, 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए 30 है। ठीक है, और लोकसभा के लिए कितनी हमारे पास में 25 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में ये अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भाई लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ना बच्चों, प्रतिनिधित्व मतलब वहाँ से कितने कितने सदस्य आते हैं। लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं वैसे यूपी की, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की आती है आपकी 80 सीटें, 80 सीटें आती है। बट यहाँ पे इसने सबसे अधिक नहीं पूछा है, इसने ये पूछा कि आपका उत्तर प्रदेश के अलावा सबसे अधिक वाला ऑप्शन तो इसने हटा दिया। उत्तर प्रदेश के अलावा फिर हमें बताना है कि निम्न ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसकी है। उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा जो नंबर आता है बच्चों, दूसरा नंबर आता है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, दूसरा नंबर किसका आता है बच्चों, महाराष्ट्र का आता है। और महाराष्ट्र के अंदर जो सीट है ना वो है आपकी 48 सीट है, महाराष्ट्र की 48 सीट है लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड महाराष्ट्र यहाँ पे है। और महाराष्ट्र के बाद में तीसरा नंबर आता है बच्चों आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं लोकसभा के अंदर वो आपके 42 सीटें हैं, बट यहाँ पे पश्चिम बंगाल ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा। उसके बाद में जो आपका फोर्थ नंबर आता है आपका बिहार का, यहाँ पे जैसे ये लिख रखा है बिहार का। ठीक है, बिहार की आपकी लोकसभा के अंदर 40 सीटें हैं बच्चों। ठीक है, 40 सीटें। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल तो ऑप्शन के अंदर दे नहीं रखा, तो बिहार और महाराष्ट्र क्या हो जाएगा फिर इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर पूछ रखा है यहाँ पे कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। ठीक है, निर्णायक मत को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं बच्चों कास्टिंग वोट। वे कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसे होता है, कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को अधिकार होता है। कास्टिंग वोट निर्णायक मत का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के दौरान अगर कोई भी दो पार्टी बराबर हो जाए, ठीक है, तो अगर कोई भी दो पार्टी बराबर हो जाती है तो जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हो गए और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन है और लास्ट के अंदर यहाँ पे दो जो हमारे पास में उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवार को 50-50% वोट आए हैं, तो फिर डिसाइड कौन करेगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, तो वो डिसाइड कौन बने करेगा, फिर अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो उसका वोट फिर देखा जाएगा किसकी साइड में जाएगा, जिस साइड में जाएगा वही फिर उपराष्ट्रपति बनेगा, और उसे क्या बोलते हैं, निर्णायक मत बोलते हैं। जो हमारे पास में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है बच्चों, ये अपना वोट शुरुआत में नहीं देता, ये अपना वोट कब देता है, ये अपना वोट सिर्फ तब देगा जब भी कोई भी दो पार्टी बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोल लेंगे निर्णायक मत। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। तो राज्यसभा के अंदर किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है बच्चों राज्य की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो राज्यसभा के अंदर सीट उसकी ज़्यादा होगी, अगर जनसंख्या कम होगी तो सीटें क्या होगी, फिर कम होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद में राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक, ठीक है, अभिरक्षक किसे कहा जाता है राष्ट्रीय कोष का, तो आंसर आएगा आपका विधानमंडल को कहा जाता है। ठीक है, विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल ही डिसाइड करेगा कि राष्ट्रीय कोष के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा निकालना है, कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसकी जिम्मेवारी किसके पास में होती है, विधानमंडल के पास में होती है। उसके बाद में आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, और क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर पूछ रखा है कि 2004 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कौन से नंबर का हुआ था। तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, 14वीं नंबर के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, आपके कब
4 के अंदर होती है। तो आप याद रख सकते हैं इसको कैसे, 4 यहाँ पे है और 14वीं मतलब 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो 14वीं नंबर के लोकसभा चुनाव कब हुए थे, आपके 2004 के अंदर हुए थे। तो इससे आप फिर कर सकते हो कि हम आपसे पूछूं कि 15वें नंबर के कब हुए, तो 15वें नंबर के कब हुए, तो आप क्या करोगे, 2004 के अंदर 5 साल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2009 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप आगे पीछे का निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी एक लाइन याद करके। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपने याद करना है। एग्जाम के अंदर ज़्यादातर 2004 14वें नंबर वाला ही एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर पूछ रखा है कि लोकसभा और विधानसभा कि किसी भी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है, ठीक है। तो जमानत राशि का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सिक्योरिटी होती है। जब कोई भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उस उम्मीदवार को एक सिक्योरिटी भरनी होती है। तो वो सिक्योरिटी ये पूछ रहा है कि कब जब्त हो जाएगी, ठीक है, वापस नहीं मिलेगी, किस केस में वापस नहीं मिलेगी। तो आंसर आएगा बच्चों 4th ऑप्शन, अगर उस उम्मीदवार को कुल वोटों का 1/6 भाग नहीं मिला तो उसकी राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपने याद रखना 1/6 भाग, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर है यहाँ पे कि हमें ये बताना है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, ठीक है। सरकारी खर्चा अगर करना होता है तो हमें परमिशन लेनी होती है बच्चों, किसकी, संसद की परमिशन लेनी होती है। यहाँ पे प्रश्न का आंसर आएगा क्या, संसद, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बताएं कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसका संविधान के अंदर जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन का संविधान के अंदर जिक्र है, और संविधान के अंदर जिक्र कहाँ पे बच्चों, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर 324 के अंदर इसका जिक्र है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 324। वित्त आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आपका वित्त आयोग का उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर, और कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 315 के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं है, ठीक है। और हालांकि अभी प्लानिंग कमीशन खत्म भी हो गया है, और प्लानिंग कमीशन का नाम बदल क्या रख दिया बच्चों, अभी वो रख दिया मैंने नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो नीति आपका नीति आयोग हो गया, योजना आयोग वैसे कैंसिल हो गया, बट फिर भी नाम तो चेंज हो गया इसका, बट नीति आयोग का भी संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आंसर क्या, संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर कौन सा उच्चतम सिविल अधिकारी पूछ रखा है, और उच्चतम सिविल अधिकारी मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा होता है, महान्यायवादी होता है, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो संसद का सदस्य नहीं होता बट फिर भी उसकी कार्रवाई के अंदर भाग ले सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है बच्चों, महान्यायवादी होता है। इसके ऊपर यही महान्यायवादी के ऊपर ना 3-4 पॉइंट आते हैं, और हर बार एग्जाम के अंदर यही आते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने इस भाग नंबर 2 के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, ठीक है। महान्यायवादी के अंदर से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा निम्न में से ऐसा ऑप्शन है जो भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो आंसर आएगा बच्चों सदन का विघटन, ठीक है। तो सदन का विघटन जब हो जाता है तो लोकसभा आपकी भंग हो जाएगी, आपके इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, दोबारा से चुनाव कराएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद में पूछ रखा है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो पंचवर्षीय जो योजनाएं होती है, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए जो योजना होती है, तो 5 वर्षीय योजना जिसको आप बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, तो उसको अनुमोदन करने का जो काम होता है उसके लिए हमने एक परिषद बना रखा है, और परिषद का नाम क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम यही होता है बच्चों, आपकी पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना, मतलब उसको लागू करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद में बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, और लास्ट क्वेश्चन आप रीड कर लेना, और मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपने बिल्कुल ध्यान से आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट के अंदर दोगे मुझे कि ऑप्शन नंबर ए आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी इसका कमेंट के अंदर मेंशन करोगे तो आपका आंसर ठीक है नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो यह आपके लिए है
बच्चों, ठीक है। फॉर योर होमवर्क है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 50, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आई होप बच्चों ये आपका भाग नंबर 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी यार मित्र हैं उन सभी को ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताएं, जितनी भी हमारी ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।